हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन व संसदीय विशेषाधिकार पर डिस्कशन किया था। आज हम संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। इसमें विधियों को पारित करने की प्रक्रिया, संसदीय समितियों व प्रमुख संसदीय शब्दावली पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ और देखते हैं कि संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, संसद के जो प्रमुख कार्य यानी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो है, तो आप जानते हैं कि संसद का प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना होता है। देश के लिए कानून बनाना होता है। और संसद की जो ये विधायी प्रक्रिया है वो क्या है, सदन में एक विधेयक के रूप में ही आरंभ की जाती है। विधेयक यानी बिल के रूप में ही इसकी शुरुआत होती है। विधेयक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले साधारण विधेयक के बारे में जानेंगे। जो ऑर्डिनरी बिल है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 में बताया गया है। आर्टिकल 107 के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिख दिया है कि एनी हाउस, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक तथा अन्य जो वित्तीय विधेयक होते हैं वह केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। इस प्रकार मोटे तौर पर अगर हम विधेयक को बांटें तो जान सकते हैं कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरकारी विधेयक और दूसरा जो होता है वो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं। तो विधि का रूप देने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं। विधेयक का मसौदा उस विषय से संबंधित सरकार के मंत्रालय में विधि मंत्रालय की सहायता से तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद इसे सदन के सामने लाया जाता है। अधिनियम का रूप लेने से पहले विधेयक को संसद में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। आप देख सकते हैं, जिसको 3 वाचन को हम 3 रीडिंग बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी विधेयक होता है तो वो संसद में उसका क्या होता है, प्रत्येक सदन में उसके 3 स्टेप कहिए या चरण कहिए या अवस्था कहिए या 3 वाचन होते हैं, जिसको इंग्लिश में 3 रीडिंग बोलते हैं। विधेयक पेश करना विधेयक का प्रथम चरण होता है, यानी प्रथम वाचन जो होता है विधेयक को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, इस चरण में विधेयक पर चर्चा नहीं की जाती है। विधेयक का जो दूसरा चरण है या वाचन है वो सबसे अधिक विस्तृत व महत्वपूर्ण होता है। ये जो है दूसरा चरण है, जिसमें क्या होता है, क्योंकि इस चरण में इसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच की जाती है, उस पर बहस होता है। जब विधेयक के सभी खंडों पर सदन विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लेता है तब मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पारित किया जाए। यह तीसरा चरण या वाचन कहलाता है। देखिए, जब पास करने के लिए मंत्री महोदय कहते हैं तो इसी को तीसरा चरण या तीसरा वाचन बोला जाता है। जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो उसके द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ विधेयक फिर इन तीनों स्टेप से होकर गुजरता है। हमने लिख दिया, देखिए कि जो दूसरा हाउस होता है उसमें क्या सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। किसी विधेयक पर जब दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न होता है तो यह एक असाधारण स्थिति हो जाती है, जिसका समाधान दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में संयुक्त बैठक पे चर्चा किया था, विस्तृत रूप से चर्चा किया था, तो यहाँ हम उसके बारे में संक्षिप्त रूप से ही चर्चा करेंगे। आर्टिकल 108 जो क्या है कि इसमें ये ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है और इसके अनुसार क्या है कि जब कोई भी विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में पेश किया जाता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकृत कर देता है या बिना पारित किए 6 माह से अधिक समय तक अपने पास रख लेता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है और ऐसे बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फ्रेंड्स, यहाँ जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 118
का क्लास 3, इसके बारे में हमको डील करना है, इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह 118 जो आर्टिकल है ये क्या है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बताता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को लेके बताता है। और इसके जो खंड 3 है उसके अनुसार क्या होता है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही कैसे संचालित की जाएगी, इसके लिए राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के बाद प्रक्रिया के नियम बनाते हैं। मित्रों, यहाँ एक ही ध्यान दीजिएगा कि जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उस ज्वाइंट मीटिंग को कैसे कंडक्ट करना है, इसके बारे में प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों को मिल से, दोनों के परामर्श से नियम बनाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो ये नियम बनाए जाते हैं उसी में देखिए, उसी में क्या है कि इस बात का प्रावधान होता है कि ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। हाँ, वैसे यह प्रथा जरूर बन गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, और जब स्पीकर नहीं मौजूद हो तब डिप्टी स्पीकर अर्थात लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और कभी ऐसा हो कि डिप्टी स्पीकर भी मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है, और अगर वो भी ना हो तो संसद के दोनों सदन मिलकर यह तय करेंगे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो वह दोनों से पारित मान लिया जाएगा, और इस पर जो पीठासीन होगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, उस व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। फ्रेंड्स, अब जो है ये हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 111 पे, कि आर्टिकल 111 के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देते हैं और कब देते हैं, कब नहीं देते हैं। आर्टिकल 111 के अनुसार कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बनता है, भले ही वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो। आर्टिकल 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए, उनके एसेंट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर या तो अपनी अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है या अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आप देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति के बाद एसेंट के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, उस पर 3 चीज़ें हैं, उसमें से कोई एक वो करेंगे। पहला क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि उस पर एसेंट दे देंगे, उस पर अनुमति दे देंगे। अच्छा, या तो ये कर सकते हैं, और एसेंट नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, अपनी अनुमति रोक लेंगे, विथहोल्ड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तीसरा चीज़ ये कि जिस सदन से आया है उसमें पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देंगे, रिकंसिडर के लिए लौटा देंगे। तो जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदनों के लिए उस पर पुनर्विचार करना फिर आवश्यक हो जाता है। किंतु यदि विधेयक पुनर्विचार के पश्चात संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष फिर पुनः अनुमति के लिए, एसेंट के लिए रखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति आखिर में अपनी अनुमति देने के लिए, अपना एसेंट देने के लिए क्या है, बाउंड है, बाध्य है। और अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक लेता है तो विधेयक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और इसी को वीटो कहते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम राष्ट्रपति के टॉपिक में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब जो है हम मनी बिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हम मनी बिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका प्रोविज़न जो क्या है आर्टिकल 109 और 110 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल को डिफाइन किया गया है, और मनी बिल को डिफाइन करते हुए क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी आर्टिकल 110 के अनुसार, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें किसी कर को लगाना या हटाना, देखिए आप ध्यान से देखते रहिए, ये इसमें 4 चीज़ हम लिख दी हैं। ये चारों जो है, ये 4 लाइन जो है क्या है, ये बताते हैं कि किन किन को जो है आप जो है मनी बिल कर सकते हैं। इनमें चारों में हमने दिखा दिया है। तो सबसे पहली लाइन जो देखिए क्या कह रहा है कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जिसमें किसी कर को लगाना यानी इम्पोजिशन, हटाना या उसमें परिवर्तन करना, देखिए एबोलिशन, रिमिशन
या उसमें क्या करना, संशोधन करना, परिवर्तन करना, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। मतलब क्या है कि किसी भी तरह के कर, कोई टैक्स है उसमें क्या करना कि उसमें क्या कहते हैं, नए कर को लगाना, इम्पोज करना, या उसको हटाना, नए कर को समाप्त करना, या उसको में संशोधन करना, या मतलब किसी भी तरह के जो टैक्स में कमी करना, ज़्यादा करना, उसको संशोधित करना, उसको हटाना, ये सारा क्या होगा, मनी बिल के तहत आएगा। उसी तरह से दूसरा क्या है कि बारोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा अगर कोई जो क्या कहते हैं ऋण लिया जाता है तो ये भी क्या है, ये जो है मनी बिल का मामला है, मनी बिल का सब्जेक्ट है। और तीसरी लाइन में हमने लिखा है, देखिए कि पेमेंट और विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो ये कह रहा है कि भारत की जो संचित निधि है उसमें अगर कोई धन जमा किया जाता है या उसमें से कोई धन विड्रॉ किया जाता है तो ये भी क्या है, मनी बिल का जो है सब्जेक्ट माना जाएगा। अच्छा, आखिरी लाइन जो हमने लिखा है कि एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, कि कोई भी ऐसा जो अतिरिक्त व्यय जो क्या है कि भारत की संचित निधि पे मतलब प्रभावित कर देना, भारत की संचित निधि पे डाल देना कोई अदर खर्च, अन्य खर्च, तो ये भी क्या है कि मनी बिल के तहत माना जाएगा। तो हमने संक्षिप्त में ये मनी बिल को डिफाइन किया है। इसमें इन चीज़ों से अगर कोई बिल आता है तो वो मनी बिल माना जाएगा मित्रों। लेकिन केवल जो है ये इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं है। ये नहीं है कि इस विषय से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वह धन विधेयक है, ऐसा नहीं है। ये सभी विधेयक मतलब ये क्या कहते हैं, इन विषयों से संबंधित भी अगर कोई विधेयक है तो वो तब तक धन विधेयक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में घोषित न कर दिया गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब ये कि भले से इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कोई विधेयक है तो इसका मतलब ये नहीं को धन विधेयक हो जाएगा। इतना होने के बाद भी लोकसभा के द्वारा इस बात का घोषित किया जाना जरूरी है कि वह जो है धन विधेयक होए। अच्छा, धन विधेयक के पारित होने की जो प्रक्रिया है हमने देखिए लिखा है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है 109 में बताया गया, आर्टिकल 109 में बताया गया है। और इस आर्टिकल के अनुसार एक चीज़ मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि धन विधेयक जो होता है उस पर केवल एकाधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। राज्यसभा में वो जाता है तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जाता है, उसका जाना न जाना कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लगभग पेश किया जा सकता है, वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को अपनी सिफारिश के साथ धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश में से किसी को स्वीकार करे या न करे, दोनों ही स्थिति में विधेयक दोनों सदन से पारित समझा जाएगा। और अगर राज्यसभा 14 दिन में विधेयक वापस नहीं करती है तो भी विधेयक 14 दिन बाद राज्यसभा से पारित माना जाएगा। उसके बाद विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाता है, उनके अनुमति के लिए जाता है, जिस पर राष्ट्रपति को क्या है कि या तो अनुमति देंगे या जो है अनुमति रोक लेंगे। लेकिन क्या है कि वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाएंगे। ध्यान दीजिए कि हमने जो ऑर्डिनरी बिल की बात किया तो ऑर्डिनरी बिल में देखिए और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है, जबकि मनी बिल में क्या है प्रायर परमिशन जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑर्डिनरी बिल में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो वो एसेंट देंगे, या तो विथ होल्ड करेंगे, या उसको कंसिडरेशन में भेजेंगे, पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे। लेकिन मनी बिल में क्या है कि वो तो या तो अनुमति देंगे उस पर, या तो अनुमति रोक लेंगे, जिसको वीटो कहते हैं, ठीक है। लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक पर अनुमति देना ही पड़ेगा, वह अनुमति देने के लिए बाध्य है। अच्छा, थोड़ा सा हम फाइनेंस बिल के बारे में भी जान लें कि वित्त विधेयक धन विधेयक के भांति केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
और उसे भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अन्य सभी मामलों में क्या है, अन्य सभी बातों को अगर देखें तो वित्त विधेयक साधारण विधेयक के समान है। यदि दोनों सदनों में वित्त विधेयक को लेके कोई असहमति है तो उसे सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर निपटाया जा सकता है। ध्यान रहे मित्रों कि जैसे साधारण विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है, उसी तरह से फाइनेंस बिल में भी ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। मनी बिल में ज्वाइंट मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मनी बिल पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ ज्वाइंट मीटिंग का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम कोरम के बारे में जानेंगे। कोरम के बारे में जानेंगे जिसकी चर्चा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 100 में किया गया है। आर्टिकल 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों पर जो निर्णय होगा अध्यक्ष को या सभापति को या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति वैसे तो मतदान नहीं करते हैं, लेकिन अगर मत बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट जो होता है और वो उसका प्रयोग कर सकेंगे। आर्टिकल 100 का क्लॉज 3 ये कहता है कि जब तक संसद इस विषय में विधि नहीं बनाती तो संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा। अर्थात सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि सदन में कम से कम 1/10 मेंबर हों, और अगर किसी समय 1/10 मेंबर नहीं है तो कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती, अर्थात 1/10 मेंबर नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, ये कोरम के बारे में था। अब हम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी वैसे तो बहुत सारी हैं, ढेर सारी कमेटियां हैं, लेकिन हम यहाँ केवल कुछ जो मेन जो कमेटियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अपनी प्रकृति के अनुसार हम पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ होती हैं वो मेनली 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है तदर्थ समिति, यानी स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। तो जो अस्थायी समिति होती है यानी स्टैंडिंग कमेटी, वो क्या है कि वो अस्थायी, वो परमानेंट नेचर की होती हैं, जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। जबकि जो एडहॉक कमेटियां हैं वो किसी विशिष्ट प्रयोजन, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए नियुक्त की जाती हैं, और जब वो पर्पज फुलफिल हो जाता है तब उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और ये जो एडहॉक कमेटियां होती हैं ये या तो विधेयक के संबंध से संबंधित होती हैं या किसी विशिष्ट मामलों से संबंधित होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, जो अस्थायी समितियां हैं, उनमें कुछ मेन हैं जिनको आप देख सकते हैं। जिसके इसमें सबसे पहले हम देखिए लिखे हैं कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, यानी लोक लेखा समिति, जिसे पीएससी भी बोला जाता है। इसमें टोटल जो है 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। यह केंद्र सरकार के विभागों व मंत्रालयों के लेखा अकाउंट की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति जो है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं उनकी जांच करती है, और इसकी बैठक में स्वयं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल भाग भी लेते हैं। देखिए, जो दूसरी कमेटी है वो क्या है, एस्टीमेट कमेटी, यानी प्राक्कलन समिति जिसको बोलते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदानों की जांच करना है। देखिए, तीसरा जो कमेटी है ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति के भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो जो है सरकारी उपक्रमों के लेखाओं का परीक्षण करना है, यानी जो सरकारी जो उपक्रम है उनके अकाउंट का जो है जांच करना है। जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेजेज की जो विशेषाधिकार समिति, इसमें भी 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। इस समिति का सबसे प्रमुख कार्य, जैसा कि इसका नाम ही है
कि विशेषाधिकार हनन की जांच करता है। अगर कोई एमपी जो क्या करता है, एमपी एमएलए जो होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने जो पावर का मिसयूज जो करते हैं, विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो इस कमेटी का काम है उसकी जांच करना और रिपोर्ट देना। जो 5वीं कमेटी है वो क्या है, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी जो है महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने से संबंधित समिति। ठीक है, इस समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करना होता है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन पिटीशन, यानी याचिका समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य सभा का मतलब क्या हुआ, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की दोनों को, यानी संसद को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है जो 7वें नंबर पे, वो क्या है कि ये कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट रिलेशन, यानी अधीनस्थ विधायन संबंधित समिति। तो इस समिति का कार्य जो प्रमुख है वो क्या है, इस बात की जांच करना है और प्रतिवेदन देना है कि क्या रूल रेगुलेशन आज बनाने के लिए संविधान द्वारा जो प्रदत्त अथवा संसद द्वारा जो डेलीगेटेड पावर हैं उनका एग्जीक्यूटिव द्वारा समुचित रूप से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, समुचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, तो इस बात की जांच करना होता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे रूल्स कमेटी अर्थात नियम समिति। इस समिति का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो ये है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों पर विचार करना। और आखिर में हमने लिखा है कमेटी ऑन SC एंड ST वेलफेयर, कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए समिति। तो इस समिति का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो सुप्रीम को ये SC और ST के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के बारे में प्रतिवेदन करना है या रिपोर्ट देना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या करते हैं कि कुछ शब्दावली आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं जो हमें जानना होता है। अक्सर आप सुने होंगे कि जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण, यहाँ सब हम लिखे हैं। देखिए कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, फिर जो है ये क्या कहते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, फिर जो क्या कहते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और निंदा प्रस्ताव क्या होता है। तो इसके बारे में अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, एकेडमिक एग्जामों में भी आते हैं, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रश्नकाल के बारे में, यानी क्वेश्चन आवर के बारे में। अर्थात जो है ये प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों की जो प्रत्येक बैठक होती है तो उस बैठक का प्रथम घंटा जो होता है, पहला घंटा, वो प्रश्न पूछने तथा उनका उत्तर देने के लिए सुरक्षित है। इसे प्रश्नकाल का नाम दिया गया है। इसमें प्रायः मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन कौन? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्पकालिक प्रश्न। तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर लिखित में दिया जाता है, और अल्पकालिक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो छोटी अवधि के प्रश्न होते हैं और सार्वजनिक महत्व के होते हैं। अब हम देखेंगे 0 आवर के बारे में। 0 आवर के बारे में जानेंगे, अर्थात शून्यकाल क्या होता है। तो संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये परंपरा में चल पड़ा है। प्रायः संसद के जो दोनों सदनों में प्रश्नकाल के पश्चात का 1 घंटा शून्यकाल के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट आता है स्थगन प्रस्ताव, यानी एडजर्नमेंट मोशन। देखिए एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव के बारे में। स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग सदन का ध्यान किसी ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कोई रेल दुर्घटना हो गई हो, कोई मिल फैक्ट्रियां बंद हो गई हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आदि हो, तो ऐसे मामलों में सदन का ध्यान जो है दिलाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। मित्रों, अब हम देखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस। तो यह जो है संसदीय प्रक्रिया को एक तरह से कहा जाए तो भारत की अनूठी भेंट है, एक गिफ्ट है
इसके अनुसार कोई भी सदस्य जो है स्पीकर की पूर्व अनुमति से किसी भी मंत्री का ध्यान जनहित के महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित कर सकता है तथा उस विषय पर उस मंत्री को वक्तव्य देने को कह सकता है। बस इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि इसके लिए नोटिस जो है सुबह 10 बजे से पहले ही लिखित में देना पड़ता है कि हाँ, हम इस तरह का प्रस्ताव लाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम अविश्वास प्रस्ताव, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पे को चर्चा करने वाले हैं। तो भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है। जिस समय लोकसभा का मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है, जिस समय लोकसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद में सदन का विश्वास सिद्ध करने के लिए नियमों में अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोजन किया गया है। यदि लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 10 दिन के भीतर उस पर बहस होती है और फिर पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर को सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देना होता है। बहस समाप्त होने के बाद स्पीकर प्रस्ताव पर सदन में मतदान कराता है। मित्रों, अब हम जो है ये लास्ट में जो सेंसर मोशन है यानी जो निंदा प्रस्ताव है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो निंदा प्रस्ताव क्या है? सरकार की नीतियों तथा कार्यों की निंदा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रहे कि निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों तथा कार्यों की निंदा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव से क्या है? डिफरेंट है, उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार के विरुद्ध निश्चित आरोप लगाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, जबकि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध उनकी असफलता अथवा नीति पर कार्य न कर पाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि यह इस विषय पर विचार के लिए समय दे तथा तिथि निश्चित करे। यदि प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मित्रों, इस तरह आज हमारा ये यूनियन लेजिस्लेशन का जो यह टॉपिक था वो पूरा हुआ। अपने अगले वीडियो में हम यूनियन जुडिशरी पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, जिससे हम बेहतर को और बेहतर कर सकें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।